हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने रिसेंटली फेसबुक लाइव टॉक शो स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है करंट अफेयर्स। तो पिछले 2 हफ्ते से आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वर्सटाइल भी हैं और डिफरेंट जोन से जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपको पता ही है कि अब 22 तारीख को अमेरिका के नए राष्ट्रपति ओथ लेंगे और अमेरिका को नया प्रेसिडेंट मिलेगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बड़ी बात यह है कि जब वहां राष्ट्रपति चुनाव होता है और राष्ट्रपति चुना जाता है तो पूरी दुनिया के राजनीतिक नजर और राजनीतिक पहलू के हिसाब से उनको एनालाइज भी किया जाता है, उनके बारे में बातचीत भी की जाती है। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जो आज के इस मुद्दे पर नए अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नजरिया पूरी दुनिया के लिए खास करके चाइना, पाकिस्तान, भारत और रशिया के संदर्भ में क्या रहेगा, उनके लिए हमारे गेस्ट कनाडा से जुड़े हैं। उनके बारे में सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 40-45 साल से दुनिया भर में जो भी बदलाव हुआ है उन पर उनकी बारीक नजर बनी रही है। वो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है कनाडा में। और सबसे बड़ी बात, वो अकेले हैं जिन्होंने सबसे पहला भारतीय न्यूज़पेपर, इंडिया डाइजेस्ट के नाम से कनाडा में स्टार्ट किया था, स्पेशली भारतीय समुदाय के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इंसान हर क्षेत्र में पहल करता हो, उनका उनका नॉलेज, उनकी पैनी नजर एक जर्नलिस्ट के रूप में वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स पर किस तरह की रहेगी। तो आज के हमारे खास मेहमान को हम अपने शो में वेलकम करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रणवीर शारदा जी, कनाडा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर मनु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जिंदगी में पीएचडी की हिंदी साहित्य में, और आपने अल्टीमेटली चुनाव किया कि नहीं, मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा जिसमें कोई पैसा नहीं है खास। वहां रहती हिंदुस्तान में अगर उन चैनल्स के जो तौर तरीके हैं उनको बनाती तो शायद आप भी करोड़पति होती, लेकिन आपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना चाहा। इतनी मेहनत की, इतने सालों में आपने पीएचडी कंप्लीट की, और उसके बाद इस वक्त आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठी होती, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की, आपको कोठी मिली होती है, बढ़िया सा आप काम कर रहे होती, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, यू वांट टू गो फॉर जर्नलिज्म। और रियल सेंस में मैं आपकी जितनी भी आज तक मैंने देखे हैं प्रोग्राम या मैंने सुने हैं या आपकी राइटिंग देखी है, दैट क्लियरली शोज कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंड से काम कर रही हैं। आपका झुकाव किसी तरफ नहीं है। हमारा झुकाव हो सकता है किसी तरफ, लेकिन आपका झुकाव जो है वो किसी तरफ नहीं है। आप किसी को अगर अच्छा समझती हैं तो उसको अच्छा कह देती हैं, किसी को बुरा समझती हैं तो आप उसकी कहीं ना कहीं आलोचना भी कर देती हैं। तो वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, यू डू इन दैट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations फॉर स्टार्टिंग दिस न्यू वेंचर विच इज कॉल्ड लाइव फेसबुक। मुझे नहीं पता था, लेकिन ये आपने शुरू किया, सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको मैं बता दूं, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को लगता है कि हम तो नेताओं के करोड़ों लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्रोफेसर, मुझे लगता है कि प्रोफेसर हमेशा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए माता पिता के बाद एक प्रोफेसर, टीचर्स ही होते हैं जो हमें एक रूपरेखा देते हैं, जिंदगी जीने का एक नजरिया देते हैं। तो उस लेवल पे तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी थे ही नहीं, ऑर्डिनरी थे, बस सोचते अलग थे। इतना ही फर्क था डॉक्टर साहब। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 130 करोड़ में हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा पीएचडी नहीं है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ना हो तो पीएचडी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपका बहुत, मैं समझता हूँ, संवेदना है कि आप इस तरीके से बात कर रही हैं। ये तो अब साधुवाद आपका डॉक्टर साहब, आभार आपका। चलिए आज का शो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो आप सबसे पहले यही बताइए कि अब अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है अमेरिकन के ऊपर कि दुनिया में 1776 में जी वो आजाद हुए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कहते हैं कि हमारे से बढ़िया डेमोक्रेसी कोई नहीं है। जिस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 21st सेंचुरी में दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री, आईटी में नंबर 1, जी हर चीज में नंबर 1 अपने आप को कहने वाला कंट्री, वहां पर जो गेम भी होती है ना, जब उसका कोई मैच होता है तो उसको वर्ल्ड कंपटीशन कहा जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता कि जस्ट
अमेरिका, जैसे वहां पर एक फुटबॉल खेला जाता है, हमारे फुटबॉल की तरह नहीं, हमारे फुटबॉल को तो सॉकर कहा जाता है, लेकिन जी उनका जी। अपना फुटबॉल है। वो जब उसकी चैंपियनशिप होती है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, लेकिन वो है विद इन अमेरिका एंड विद इन कैनेडा, अमेरिका। अमेरिका एंड कैनेडा, नोवेयर एल्स। इस हम्म। तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक हंसी बना हुआ है। पहले तो 2001 में हमने देखा कि किस तरीके से वो जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। जी डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब? डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं जी, बुश जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, मिस्टर गोर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दैट्स जी। नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका का जो इलेक्शन है आप देखिए कितना हंसावना है कि वहां पर जो मेजॉरिटी लेता है वोटर्स की, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और जो इलेक्टोरल कॉलेज की मेजॉरिटी लेता है वो प्रेसिडेंट बनता है। यानी कि ड्यूल डुप्लीकेट डेमोक्रेसी है वहां पर। मजाक है ये तो एक तरह से डॉक्टर साहब। आप इमेजिन करिए कि हिलरी क्लिंटन ने 3-4 मिलियन वोट ज्यादा ली ट्रंप से पिछली बार, जी लेकिन ट्रंप को जो है उसको कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज का 306 वोटें मिली, जबकि 270 चाहिए थी। सो वो प्रेसिडेंट बन गया और 4 साल में उसने वो तबाही मचाई। जी, वो उस कंट्री का जो करेक्टर है उसको चेंज किया कि आज उस कंट्री में एक्सट्रीमिस्ट नाजिस जैसे लोग जो हैं जी, वो आगे बढ़ बढ़ के काम करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर तो साहब यहाँ आपको मैं रोकूंगी इस चीज पे, क्योंकि बात से बात निकलती है। आपने अभी जो बताया, अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कैपिटल हॉल पे क्या हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए प्लीज, क्योंकि ये नहीं, अमेरिकन इतिहास में बड़ा। ये सब जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बेस्ट कहने वाला कंट्री है, उसको आज तक ये नहीं समझ आई कि उनका जो प्रेसिडेंट है जो इलेक्शन हार गया है। देखिए डेमोक्रेसी कितनी, मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई दे क्लेम दे हैव द बेस्ट डेमोक्रेसी। वो प्रेसिडेंट हार गया, 7 मिलियन वोटों से भी हार गया, और 306 कॉलेज इलेक्टोरल वोट उसके मतलब मिस्टर बाइडेन को पड़ी है, वहां भी हार गया। मतलब 58 जजेस ने उसकी सारी अपील्स रद्द कर दी, नहीं ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ। फिर भी वो आदमी इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि मैं इलेक्शन हारा हूं। ये जो डेमोक्रेसी का सेटअप है ना, ये बड़ा खतरनाक सेटअप है। दैट्स नंबर वन। दूसरी आपने बात की कि देखिए वहां पर हमने वो सीन्स देखे, कैपिटल अपने हाउस के ऊपर कैसे लोग गए, कैपिटल हिल उसको कहते हैं। देखिए मतलब वो गए नहीं, उनको भेजा गया। उनको बकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों ने तैयार किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 को, जबकि कांग्रेस ने इलेक्शन को मतलब पक्का करना था कि यस मिस्टर बाइडेन हैज वन द इलेक्शन, वो कांग्रेस का एक सिस्टम देखिए। मैं इससे पहले कि मैं वो बात करूं, सिस्टम देखिए क्या है। पहले आप अगर मेजॉरिटी वोट भी ले जाए लोगों की, तब भी आप नहीं प्रेसिडेंट बन सकते। अच्छा, फिर आप जीत भी गए कॉलेज इलेक्टोरल, जीत भी गए तो फिर कॉलेज इलेक्टोरल वोट जो है वो पड़ेंगी, वो प्रेसिडेंट को बनेगी। उसके बाद फिर सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कांग्रेस इकट्ठे को कांग्रेस कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हम अपर हाउस लोअर हाउस को पार्लियामेंट कहते हैं। इसी तरीके से वहां पर 6 तारीख को उन्होंने अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पेंस ये डिक्लेयर करना था कि यस लीगली दे हैव बीन इलेक्टेड। अब उसने 6 तारीख को प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कॉलिंग पीपल टू वाशिंगटन डीसी टू कम एंड अटैक द कैपिटल हिल। उसने अपने बयान में ये कहा, बयान बार बार सुनिए, मुझे कोई किसी से नहीं लेना देना वो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करता है, वहां के अमेरिकन लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये लोगों के बीच में अपनी एक नई होंद लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से फासिज्म, जिसने दुनिया में हिटलर जैसे मुसोलिनी जैसे आदमी पैदा किए जी, जिसने बकायदा जापान में इतने क्रूअल रूलर्स पैदा किए, उस किस्म की साइकी को लेके आगे आना, उस किस्म की साइकी को लेके फिर कैपिटल हिल के ऊपर हमला करना, विच इज लाइक ए टेम्पल। वो उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अब बताइए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपने उस टेम्पल को गिरा दिया तो?
उस दिन अगर वहां पर थोड़ा 10-15 मिनट भी और मिल जाते तो दीज पीपल वुड हैव किल्ड कपल ऑफ पॉलिटिशियंस राइट देन एंड देयर। जो कैपिटल हिल है ना डॉक्टर साहब, उस कैपिटल हिल में उन्होंने नीचे बहुत बड़े जिसको आप कह सकते हैं केव्स बनाई हुई हैं जहां पर वो पॉलिटिशियंस को निकाल के ले जाते हैं। सेफ्टी रीजन से डॉक्टर साहब सेफ है, लेकिन आज तक ये मौका नहीं मिला। 1861 में जब सिविल वार हुई थी उस वक्त ये मौका मिला था कि उस वक्त वहां पर लोग वहां पहुंच गए थे और जो पॉलिटिशियंस थे उनको बचाना पड़ा था। 152 साल के बाद है जी, एक प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट को रिकॉग्नाइज करने नहीं आऊंगा, मैं अपनी गोल्फ खेलूंगा। मतलब इस देखिए ये कितना एंटी नेशनल ही नहीं है, ये एंटी डेमोक्रेटिक भी है। इसमें अब 128 से ज्यादा, जिनको हम एमपीज कहते हैं, 128 से ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग जो उसकी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये अब मैं क्या बताऊं, मुझे दुख होता है कि ये डेमोक्रेसी अमेरिकन कहते हैं कि वी आर द नंबर वन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वन। मैं तो कहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को उनको एक कूड़े में फेंक देना चाहिए और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जिसमें लोग, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल elect you, not the college, electoral college elects you, है जी। तो वो सिस्टम इस किस्म का है, उसमें क्या मतलब यहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट पे आगे बात करने से पहले मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे, क्योंकि आपने अभी डेमोक्रेटिक सेटअप पे बात की है कि दुनिया भर में जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है ये एक छदम है, ये एक छलावा है। एक्चुअल में डेमोक्रेटिक सेटअप कहीं है ही नहीं। तो इसको अगर रिफॉर्म करना हो, पब्लिक की डायरेक्ट भागीदारी करनी हो, क्योंकि राजनीति शास्त्र में हम इसकी डेफिनेशन तो पढ़ते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, लेकिन हकीकत में ये होता तो नहीं है। इस पर आप थोड़ा सा अपना विचार जाहिर कीजिए प्लीज। जनता के द्वारा ये होता है कि पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे 32.8% वोटें थी, दूसरी बार बने तो 39%। तो पहले तो यही डेमोक्रेसी की हंसनी है कि एक प्राइम मिनिस्टर 130 करोड़ का, उसको सिर्फ 33% यानी कि 67% उसके अगेंस्ट है जी। इतनी बार जो फिर ज्यादा मेजोरिटी से बना, तब 39 यानी कि 51% उसके अगेंस्ट है। तो जब इतने लोग अगेंस्ट हैं तो वो अपने आप को सारे देश का प्रधानमंत्री कहता है। खैर ये एक डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, देखिए अगर हम सिस्टम देखें क्या है, सिस्टम क्या है, या तो कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है। सोशलिज्म की कोई परिभाषा नहीं है। सोशलिज्म इज ए मिक्सचर ऑफ आप कह सकते हैं कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, लेकिन वो उसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है कि इस तरीके से इसको रन किया जाए। वो जहां भी रन हुए हैं वो तकरीबन इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। एवरीथिंग। कोई एग्जांपल दे दीजिए डॉक्टर साहब। एग्जाम्पल मैं इंडिया की तो एग्जाम्पल बाद में दूंगा, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं यूरोप की दूंगा। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद द होल यूरोप एक्चुअली एक्सेप्टेड द सोशलिज्म कंसेप्ट, और उसके ऊपर इतना ज्यादा ये हुआ कि आज जो यूरोप अपने आप दुनिया जिसकी तरफ देखती थी, सबसे पहले लोग ये कहा करते थे मुझे इंग्लैंड जाना है, ये नहीं कहा करते थे मुझे कनाडा और अमेरिका जाना है। इंग्लैंड इटसेल्फ यूरोप कहलाता था डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा कंट्री था जिसके राज में कभी कोई सूरज नहीं डूबता था, तो हर जगह मतलब उसका कहीं ना कहीं राज होता था। तो जब इस किस्म की कंट्री की हम बात करते हैं, इस किस्म के राज की हम बात करते हैं, तो वो जब सोशलिज्म आया, अब वही सोशलिज्म के अगेंस्ट जी आज होता क्या है कि जब आप किसी लोगों को कुछ सुख दे दो, आप उनको पेंशनें दे दो, आप उनको कह दो कि ये आपको फ्री है, फिर आप उनसे छीनना शुरू कर दो, वो काम बड़ा दुख वाला होता है। ऐसे ही हुआ। अब ग्रीस में क्या था कि हर आदमी जो है 50 इयर्स के बाद रिटायर कर देते थे, गवर्नमेंटों की पेंशनों के ऊपर वो कॉफी शॉप में जाके बैठे रहते थे। आई गॉट ए चांस टू गो टू ग्रीस 3 times, लेकिन वहां पर जाके देखा कि लोग तो मस्त मौला करते हैं, कोई काम ही नहीं करता। जैसे कि अब आ जाते हैं हिंदुस्तान के सोशलिज्म के ऊपर। हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू वाज इम्प्रेस्ड बाय रशिया। Nehru was impressed by the communist philosophy, not Lenin, but Marxist philosophy. So he tried to mix up
हाँ जी, कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। लेकिन वो रिजल्ट ये हुआ कि फॉर द नेक्स्ट 40 years इंडिया कुड नॉट प्रोग्रेस till in 1991 when नरसिम्हा राव केम। सी 47 से लेके आप 90 तक इमेजिन कर लीजिए कितना टाइम था जिसमें इंडिया का जो एक गरीब आदमी है, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो आज भी गरीब है, लेकिन जो मिडिल क्लास थी वो भी ऊपर नहीं उठ सकी थी। तो ये हर सिस्टम का अपना अपना गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं। डेमोक्रेसी इज द ओनली वे एट दिस मोमेंट दैट वी कैन अडॉप्ट, लेकिन वी कैन ब्रिंग बेटरनेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि नहीं जी, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसने 50% से कम वोटें ली हैं विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम उसमें चेंज ला सकते हैं। चेंज क्या ला सकते हैं कि लेट्स अज्यूम देयर आर 15 एमएलए, अरे दोबारा इलेक्शन ही होगा ना, फिर क्या हुआ, महीने के बाद हो जाएगा। सारी दुनिया में होते हैं। दुनिया में कई ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर प्रेसिडेंट या एमएलए या एमपी अगर वो नहीं 50% लेते तो आफ्टर 1 month देयर इज अनदर इलेक्शन। तो ऐसे ही अगर हिंदुस्तान में किसी ने 30% वोट से नंबर 1 पर है और उसके बाद वहां 14 रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 14 में से 12 निकाल दो, जो ऊपर के 2 हैं उनमें मुकाबला करवा दो। डेमोक्रेसी में कोई ना कोई सोच, प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब कि डेमोक्रेसी में वो सोच खत्म हो गई है उसमें, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज्यादा वोट बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि दे डोंट वांट टू चेंज एनी सिस्टम। इनफैक्ट हिंदुस्तान में तो ये हाल है, अगर कोई रामलाल खड़ा हुआ है तो जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं वो अपनी जेब से पैसा दे के 4 रामलाल को खड़ा कर देते हैं कि ये रामलाल ना जीते, तू 4 रामलाल जो है, ये लोग जो क्योंकि अनपढ़ बेचारे वो लोग रामलाल को वोट डाल दिए जी। यही मेरा अगला सवाल भी यही था डॉक्टर साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि बाकी मुल्कों में भी होते हैं इलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा दोबारा हो जाएंगे। अब इसी पर मैं आती हूँ, भारत में तो इलेक्शन एक फेस्टिवल है, एक्चुअली फेस्टिवल भी है और पैसा कलेक्शन का एक जरिया भी है और करप्शन बढ़ने का भी जरिया है। अब विदेशों में आप और मैं बाहर रहते हैं, हमने बाहर के इलेक्शंस देखे हैं, वहां पे कैंडिडेट अपनी पॉकेट से पैसे लगाता है जितनी उसकी हैसियत है। कोई पार्टी फंड नहीं मिलता है उसको, कोई मास लेवल पे बिजनेसमैन लोगों का पैसा नहीं मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलता जिस हिसाब से अपने इंडिया में मिलता है। अपने तो हर गली कूचे में मिल जाता है। तो उस फेस्टिवल में और सही इलेक्शन में फर्क भी तो बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, वो प्रोग्राम फिर करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा जो है हम कंसंट्रेट करेंगे अमेरिका के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि ये तो एक पूरे का पूरा कई घंटे इस पे हम बातचीत कर सकते हैं जी बिल्कुल, वो कैसे क्या चेंज करें या क्या ना करें, या उस सिस्टम में क्या होना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इतना मैं बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप के जो कंट्रीज है वहां पर एमपीज के खर्चे के ऊपर लिमिट है और वो खर्चा सच्चे ढंग से देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने कोई डिनर भी दिया है अपने समर्थकों को तो उनके उसका खर्चा भी बीच में काउंट किया जाता है। आपने पोस्टर लगाया, पैम्फलेट लगाया, सारा खर्चा, और मैक्सिमम क्या है $2 लाख, जी, उसी में आपने अपना इलेक्शन लड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 70-80 हजार 1 लाख के बीच में एमपी बन जाता है। वहां पर 6 करोड़ है, 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ को खाना भी खिलाना है शाम को, सुबह, जी, और जितने बूथ हैं वहां पर भी पैसे पहुंचाने हैं, वहां पर भी खाना, तो वो कहाँ से आएंगे? चलिए वो फिर बात करेंगे। हम एक सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक सवाल ले लेते हैं अगले आपके पॉइंट पे जाने से पहले। अंजनी कुमार झा जी हैं, उन्होंने पूछा है, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज नो डेमोक्रेसी। Trump has transited the image of US as opposition parties are doing in India. Am I right, sir? तो वो ये पूछ रहे टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज, जी नहीं, देखिए टू मच डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ना वो सब जगह है। हिंदुस्तान में भी देयर वाज अ टाइम देयर वाज टू मच डेमोक्रेसी, लेकिन जो ट्रंप ने किया है वो उसने डेमोक्रेसी के इमेज को टार्निश किया। इन्होंने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया, टार्निश, जी, द यूएस। इसमें कोई शक नहीं है कि जब प्रेसिडेंट, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट दुनिया को ये कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है जाओ कैपिटल हिल के ऊपर जाके कब्जा करो, और क्योंकि हम इलेक्शन नहीं आ रहे हैं आप अपनी ताकत दिखाइए, जी, और वहां पर वो जो फासिस्ट
मैं उनको वर्ड फासिस्ट यूज करता हूँ इसलिए कि उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो टोटल फासिज्म के वर्ड यूज किए हैं। जो हिटलर वर्ड यूज किया करता था, कम ऑन, वी हैव टू बी जर्मन, फाइन यू आर जर्मन व्हेन यू आर लिविंग इन जर्मनी, बट ये कहना कि जर्मन बनने के लिए जैसे मैं कहूं वही जर्मन होगा, बाकी कोई जर्मन नहीं है। ट्रंप ने 77 मिलियन या 76 मिलियन वोट्स ली, हाँ जी, विच इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फिगर। बाइडेन साहब ने 82 मिलियन से ज्यादा वोटें ली, लेकिन सोसाइटी इतनी डिवाइडेड हो चुकी हुई है और ट्रंप ने उस सोसाइटी को ऑलरेडी डिवाइडेड थी। हम उसको कहते हैं रेड और ब्लू स्टेट्स। अमेरिका में रेड जो है वो रिपब्लिकन है, जो ब्लू है वो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स का जी। अच्छा, ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स एक्सक्यूज मी जी, ये इतनी ज्यादा डिवाइडेड हो चुकी हुई हैं अपनी फिलॉसफी में कि वो दूसरी स्टेटों को हड़प कर देना, मतलब खत्म कर देना चाहती है। तो वहां पर यस, ट्रंप हैज डन ए वेरी बिग मेजर मैं कहता हूं फाड़, जैसे कहते हैं 2 फाड़ हो गया जमीन, उस तरीके से उसने सोसाइटी को टोटल डिवाइड कर दिया। जी डॉक्टर साहब चलिए, अब सवाल तो हमारे आते रहेंगे। मैं बस अंजनी कुमार झा जी, आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आपने अभी पूछा है, ड्यू टू मल्टी पार्टी सिस्टम एंड FPTP as in India, it is possible for clear majority with 50% और गवर्नमेंट। अंजनी कुमार झा जी, आपका ये सवाल बहुत वास्ट है और इस पे प्रॉपर एक शो हम लोग जरूर करेंगे। आज हम अपना फोकस करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर और उनकी पॉलिसीज किस तरह से रहेंगी भारत और चाइना और रशिया और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो अगर इनके कंसर्न में कोई भी सवाल आप पूछना चाहे तो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि आज हमने मैं अपने सब व्यूवर्स को बता दूं कि आज हमने अपने शो के टाइम लिमिट को भी ध्यान में रखना है कि 1 आवर हम लोग इस पे स्पेंड करेंगे और डॉक्टर शारदा हमें वेडनेसडे को फिर से ज्वाइन करेंगे और उस वक्त हमारा जो उस दिन जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा होगा वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो इस पर आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उनका डॉक्टर शारदा जवाब देंगे और हम लोग इसी पर उस दिन का शो करेंगे। आज का हम फोकस करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। डॉक्टर साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मतलब एक तरह से इतिहास ही रचा है कि यंगेस्ट सेनेटर भी वही कहलाते हैं अमेरिका में और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी वही कहलाएंगे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी पॉलिटिकल जर्नी को थोड़ा सा डिस्कस कीजिए प्लीज। देखिए, बेसिकली क्या है कि वो 40 साल से ज्यादा जी पॉलिटिक्स में रहे हैं। ही वॉज द यंगेस्ट सेनेटर व्हेन ही गॉट इलेक्टेड। डेलवेयर से वो बिलोंग करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी आई है। उनकी फर्स्ट वाइफ और उनकी एक बच्ची जो है वो एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर उसके उनको काफी दुख पहुंचा। फिर ही डिसाइडेड कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। देन देयर वाज अनदर पर्सन हु सेड कि नहीं यार, लाइफ में ये ट्रेजेडी आती रहती हैं, लेकिन यू डोंट लीव योर लाइफ एंड डोंट लीव योर कैरियर। सो उन्होंने उनको कंपेल किया। फिर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब सेनेट का इलेक्शन लड़े। सेनेटर जो है वहां पर 100 सेनेटर्स होते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉल्ट है। अब ये देखिए, शायद हमारे सुनने वालों को ना पता हो, कम से कम 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। 10 स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है और वहां से भी 2 सेनेटर्स आते हैं, और जिनकी पॉपुलेशन 43 यानी कि 4.5 करोड़ है कैलिफोर्निया में, वहां से भी 2 सेनेटर्स आते हैं। ये भी बाइस सिस्टम ही हो गया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत ज्यादा। देखिए, जो भी सिस्टम होना चाहिए वो विद द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए जी। अच्छा, जब वो बनाया गया था उस वक्त ये डर था कि ये स्टेट टूट ना जाए और इकट्ठी रहें, इसलिए इनको राइट्स इकट्ठे दे दो। अब जो 2 सेनेटर्स उतने ही इन्फ्लुएंशियल हैं, जो 2 सेनेटर्स 43 मिलियन पॉपुलेशन कैलिफोर्निया से आते हैं, उनको भी उतना ही। अच्छा, जो 2 सेनेटर्स हैं छोटी स्टेट के, वो तो कितना पैसा ले जाते हैं। अब जो दूसरा सेनेटर है उनको उस प्रोपोर्शन से पैसे नहीं मिलते अपनी स्टेट के लिए। तो वहां पर अगर फॉल्ट में गिनने शुरू करूं तो फॉल्ट के ऊपर फॉल्ट है। हर चीज में उनके फॉल्ट है। इवन दी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी एट फॉल्ट है।
अब जिस तरीके से ट्रंप ने जो सबसे बड़ी उसकी जीत है, उसकी जो चाहने वाले हैं उनकी जीत है, जो सो कॉल्ड, मैं ना ये वर्ल्ड राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट को वर्ड को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो हुज राइटिस्ट एंड हुज लेफ्टिस्ट, अरे अगर मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं लेफ्टिस्ट हो गया है। वो राइटिस्ट जो है वो भी अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, पर उनकी एक थिंकिंग अलग है। वो ये कहते हैं कि हमें टोटल फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ना करे, ज्यादा जो थोड़े से हैं वो रहे, ज्यादा लागू ना करे। तो ये जो वहां पर यूएसए में ये डिवीजन है इस वक्त लोगों के बीच में, ये बहुत सीरियस हो गया। और इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स दे आर रेड, 28 रेड है और 22 जो है वो ब्लू है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा डेमोक्रेट्स की फिलॉसफी में बिलीव करती है। इवन द लास्ट टाइम when Hillary Clinton won, she had more votes. When she lost, she had more popular votes, इसको हम कहते हैं. She had more popular votes than the electoral college. So this is the biggest problem. तो डॉक्टर साहब आप बताइए, जो बिडेन जब ओथ ले लेंगे तो उनका क्या नजरिया रहेगा, स्पेशली एशियन कंट्रीज की तरफ? Joe Biden is very experienced man. First of all, he won't have time for the next 2 years to think about anything else. He has so many problems right there in America itself. First of all, कोरोना वायरस से आज 4 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हुए हैं। दुनिया में इमेजिन करिए जहां 2 मिलियन लोग मरे हों, 20 लाख, उसमें से 4 लाख जो है वो अमेरिका में मर गया। दैट इज 1/5, 20% अमेरिका में लोग मरे, जो कि दुनिया में अपने आप को नंबर 1 कंट्री कहता है, साइंटिफिकली, मेडिकली, इन एवरीथिंग। उस कंट्री में भी ये लोगों को नहीं बचा सके, तो इट इज अ शेम ऑन दैट पार्ट। सो ही हैज नंबर 1 चैलेंज, हाउ टू सेव द लाइव्स, बिकॉज आने वाले 6 महीने जो हैं, अब नई जो वायरस आ गई है, साउथ अफ्रीकन वायरस आ गई है, इंग्लैंड की वायरस आ गई है, उससे वो इतनी घातक है कि अगर इस वक्त 100 में से 4 आदमी मर रहे हैं, अगर वो फैल गई तो फिर 100 में से 10-15 आदमी भी अपनी जान जो है वो गवा सकते हैं। सो ही हैज दैट वन। एक तो वो, दूसरा इकोनॉमी। देखिए पिछले 1 साल से अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 बढ़ रही थी। आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि चाइना इज द ओनली कंट्री जिसने 2.2% इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ की है इन 2020। द ओनली कंट्री जिसने 2.2 जीडीपी ग्रोथ की है, जिसकी 13 ट्रिलियन हो, उसमें 2.2% जब हो जाए तो आप इमेजिन करिए ग्रोथ कितनी होती है वो। तो हाँ, वो ग्रोथ। लेकिन बाइडेन हैज अ चैलेंज। बाइडेन हैज 3 challenges. Number 1, coronavirus. Number 2, economy. And number 3, how to unite the people. These 3 problems वो अगले 1-2 साल जो है इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो इस एक में भी फेल हो गया तो he will be remembered as the most failure president of US. अब आपने बात की कि एशिया के बारे में। एशिया के बारे में एक देखिए, ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, ये पॉलिसी कम बनाते हैं। इनके जो एडवाइजर्स होते हैं, बेसिकली जो पेंटागन है वहां के बैठे हुए जो एडवाइजर्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं कि फार ईस्ट की कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट की कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। उसको उसमें थोड़ी सी चेंजेस प्रेसिडेंट करवा सकता है, लेकिन इन टोटलिटी वो पॉलिसीज वहां बनती हैं पेंटागन। अब पेंटागन में ये पॉलिसी बन चुकी हुई है कि चाइना के अगेंस्ट एक बकायदा वहां पर एक कम्बिनेशन ऑफ द कंट्रीज जो है वो होना चाहिए। वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। हिंदुस्तान जी, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज को मिला के एक कॉरिडोर वहां बन गया चाइना के अगेंस्ट। तो वो चाहे बाइडेन आए चाहे कोई आए, वो दैट विल रिमेन देयर, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। और बाइडेन विल बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया देन परहैप्स एनी अदर कंट्री। जी, तो इसमें डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रंप की एक तरह से मिडिल ईस्ट की तरफ झुकाव रहा और उनको सपोर्ट भी किया, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, वो उनका क्रेडिट तो खैर ट्रंप को ही जाता है। इस
इस नजरिए से जो बाइडेन का क्या नजरिया रहेगा? देखिए, जो बाइडेन जो है, कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, दे ऑल आर बीइंग सोल्ड टू इजराइल. नो वन कैन अपोज इजराइल. मतलब नो वन कैन डेयर टू अपोज इजराइल. आप हैरान होंगे कि एक एमपी भी इजराइल को अपोज नहीं कर सकता. इतना ज्यादा उनका वहां पर रुतबा है, इतना ज्यादा उनका प्रेशर है. हाँ जी, इतनी ज्यादा उनकी लॉबी है कि इजराइल के आगे कोई बोल ही नहीं सकता. इजराइल को ये तो कह सकते हैं कि आप फलस्तीनियन के साथ बैठ के बातचीत कर लो, सुलह कर लो. इसको जिस तरीके से फ्रीडम दी थी ट्रंप ने, उस किस्म की फ्रीडम तो बाइडेन के राज में नहीं मिलेगी. लेकिन जो वो ट्रंप कर गया, जैसे कि जेरूसलम में, मैं 2001 में इजराइल में था जी, और अब अपने आप में दुनिया में एक अलग ही किस्म का कंट्री है. वो जाके देखने वाला है कि किस तरीके से रेगिस्तान को उन्होंने इस वक्त दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना दिया. This all shows seriousness, sincerity, honesty, hard work, perseverance. ये सारी चीजें पॉलिटिशियन में आ जाती हैं. वो पॉलिटिशियन अपनी कंट्री को ऊपर ले जाते हैं. लेकिन जिन लोगों में सिर्फ अपना अहम आ जाता है, वो फिर लोगों के बारे में नहीं सोचते. वो फिर अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा नाम जो है वो मेरे जाने के बाद, ये उसको भी पता मैंने दुनिया से चले जाना, लेकिन मेरे जाने के बाद हमेशा के लिए नाम कैसे रहेगा. मैं नेहरू से कैसे ऊपर मेरा नाम रहे, मेरा इंदिरा गांधी से कैसे ऊपर नाम रहे. ये जो चीजें होती है ना, ये जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो इस ढंग से नहीं सोचते. वो ये जरूर सोचते हैं, ट्रंप वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिसने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे लोग अब्राहम लिंकन के बाद सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट कहें. थिंकिंग इन दोस टर्म्स. जी. दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. मिडिल ईस्ट में डेफिनेटली, सऊदी अरेबिया में इनके अपने इंटरेस्ट हैं जी. इंटरेस्ट है. ये बिजनेस कम्युनिटी बिलोंग करती है. इनका इस वक्त ये बहुत इकोनॉमिकली ट्रंप फैमिली इस वक्त बहुत बुरी हालत में है. $400 मिलियन का इनके ऊपर इस वक्त कर्जा है बैंकों का. तो इन्होंने अच्छे रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से बना के और इजराइल से बनाकर इन्होंने और यूएई के साथ आने वाले टाइम के ऊपर अब अपनी फैमिली का बिजनेस वहां बढ़ा सकते हैं. हाँ जी, वहाँ होटल बना सकते हैं, कुछ और चीजें कर सकते हैं जिससे इनको पैसा मिले. अदरवाइज दे आर इन ए वेरी बैड शेप. वेरी बैड शेप. प्रियोजित देव सरकार लंदन से हैं. डॉक्टर साहब वो आपको लिखते हैं, वंडरफुल रणवीर शारदा जी नमस्कार. मे यू प्लीज काइंडली कमेंट ऑन कैपिटल हिल इंसिडेंट ऑन योर एक्सपीरियंस एज ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो वैसे आप बता ही चुके हैं, पर एक बार फिर से हल्का सा एक्सप्लेन. पहले तो इनको मैं नमस्कार करता हूँ. ये कनाडा में आए थे और मुझे इनके साथ बैठने उठने का मौका मिला. ये बहुत अग्रेसिव है और वहां पर इनको भी आपकी तरह जर्नलिज्म का बड़ा शौक है. वहाँ ये बकायदा इन्होंने स्टूडियो बना रखा है जी, और वहां से ये प्रोग्राम भी करने की सोच रहे हैं आप जी. तो आप इनके संपर्क में रहिए. काफी रिसोर्सफुल पर्सन है एज फार एज मॉडर्न एरा इज कंसर्न. देखिए, कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला हुआ है ना, वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हुआ. और अगर ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर्स इस बात को नहीं समझते, वो बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूं कि दुखाव है अमेरिकन लोगों का, अमेरिकन पॉलिटिशियंस का और आने वाले टाइम का. ये दुखाव है क्योंकि इस किस्म का, मैंने जैसे पहले बताया कि 1961 में जब सिविल वार हुई थी, तभी वहां पर वो जो कन्फेडरेशन के सोल्जर्स थे वहां पर पहुंच सके थे. लेकिन उसके पहले और बाद में कभी भी इस किस्म का अटैक, जिसको ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके ऊपर कभी नहीं हुआ. जी. साहिब सिंह जी हमारे एक दोस्त हैं, वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब मनु जी नमस्कार, इज द डेमोक्रेसी ट्रू, इज इन राइट स्पिरिट. मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ डॉक्टर साहब. ट्रू इट इन इट्स राइट स्पिरिट इन अमेरिका, स्टिल इंसिडेंट ऑफ apartheid exist in America as well as study in day-to-day life. White people keeps more impact in American politics. Then what kind of democracy is it? जी डॉक्टर साहब. डेमोक्रेसी सारी दुनिया में इसी किस्म की है. डेमोक्रेसी में एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक जो तबका है वो दूसरे तबके के ऊपर करता ही रहता है. जो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि डिवाइडेड सोसाइटी.
जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, यहाँ भी अमेरिका में आपने बात बिल्कुल ठीक की कि अमेरिका में भी बहुत बड़ा डिवीजन है, बहुत ज्यादा। 400 साल जब उन्होंने ब्लैक्स के ऊपर राज किया, 400 साल, हाँ जी, उनको गुलाम रखा, कम से कम। देखिए, even after getting the rights in early 90s, they could not vote, they could not send their children to every school, they could not do anything. In 1965 जब प्रेसिडेंट जॉनसन ने एक सिविल राइट का जो कानून पास किया, जिसमें पहली बार ये हुआ कि यस, उसके बाद आप देखेंगे कि कितने ब्लैक जो है वो ऊपर उठ रहे हैं एज बिजनेस पीपल, एज एक्टर्स। मुझे मुझे याद है कई ऐसे टॉप के एक्टर्स हुए अमेरिका में, वो ब्लैक थे। वो सीधे जहां से मतलब वाइट पीपल एंटर करते थे, वहां से वो एंटर नहीं कर सकते थे। मैं किसी दिन आपको एक पूरी कहानियां सुनाऊंगा जी, फ्रैंक सिनेट्रा के साथ, डीन मार्टिन के साथ जो लोग आते थे, वो किचन में से आया करते थे परफॉर्म करने स्टेज पर, दे वर नॉट अलाउड। सो ये 1965 के बाद ये जो हुआ है, देखिए जो सैकड़ों सालों का परसिक्यूशन है, वो आप ये कहें कि 10 साल में 20 साल में खत्म हो जाए, नहीं, क्योंकि जो साइकी है वो अभी भी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की है। और इसी तरीके से जो वहां पर व्हाइट रेस है अभी भी वो समझती है कि वी आर सुपीरियर। वही नहीं, दिस इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हिंदुस्तान में हम ले लें, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ऑल्दो आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी समझती है कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने वो उस सोसाइटी को इकट्ठा होने में आज तक कोई काम ही नहीं होने दिया। वो कहते हैं कि नहीं। मुझे याद है जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार, या तमिलनाडु में जी पहली बार जो ब्राह्मण थे उनको वहां से मंदिरों से पुजारी निकाल के दूसरे पुजारी जब लगाने शुरू किए, तो कितना बड़ा वहां पर एक हंगामा हो गया था। लेकिन वो जो गवर्नमेंट बनी उसकी उस वक्त मतलब जो डीएम मतलब उस वक्त डीएम के कहलाती थी, वो जो गवर्नमेंट बनी, एआईए डीएमके या डीएमके जो भी थी, वो तब तो एक थी ना, वो जो गवर्नमेंट बनी, वो गवर्नमेंट बनी सिर्फ एंटी ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, एंटी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट बनी ना। तो ये आज भी वहां पर है। आज भी वहां पर जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जिनमें ये हिम्मत है कि वो किसी को भी टिकट दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते। आज भी वो देखते हैं कि इसमें 40% राजपूत है, इसमें 30% राजपूत है, इसमें ओबीसी कितना है, इसमें फलाना कितना है, उसी तरीके से वोटें देते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखा जाता है कि ब्लैक कम्युनिटी यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी है, यहाँ से ब्लैक कैंडिडेट खड़ा किया जाए। अब हैरान होंगी, यहाँ पर भी ये सोचा जाता है और किया जाता है। वाकई हैरानी की बात है डॉक्टर साहब की कास्ट सिस्टम और आरक्षण, इसके बिहाफ पे हिंदुस्तान में तो इलेक्शन लड़े ही जाते हैं। अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस अगर आज 21वीं सदी में भी है, तो वो किस चीज का अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क वही है। बस वो देखिए इकोनॉमिकली तो वो पावरफुल है, लेकिन वहां पर अगर आप जाइए, मेरे साथ कोई आदमी हिंदुस्तान से जब गेस्ट आए तो मैं मोस्ट वेलकम, मैं उनको करूंगा, उनको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा घेटोस, इवन हेयर इन टोरंटो इटसेल्फ, जहां पर गरीब आदमी को रात को सोने के लिए सड़क के ऊपर सोता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बर्फ पड़ती हो, शेडों के नीचे आ जाएगा। कई सैकड़ों लोग न्यूयॉर्क में हर साल सर्दी से मर जाते हैं सड़कों के ऊपर। उस जैसा कंट्री जो है वो आज तक अपने लोगों को ठीक तरीके से खाना पीना नहीं दे सका, तो और उसने क्या करना। तो इसलिए ये बड़ी शर्म वाली बात है। हमारे कनाडा में इस वक्त समझ लीजिए कि इंडियन मूलधार, ज्यादा पंजाबी मूलधार के लोग हैं। जो इंडियन मूलधार के वो नियर अबाउट 22 एमपीज हैं। वो जो 22 एमपीज हैं वहां पर मतलब जो हमारे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम इन कनाडा में जीटीए टोरंटो में एक एरिया है ब्रैम्पटन, जिससे 5 एमपीज बनते हैं। वो पांचों एमपीज जब आपस में इलेक्शन में लड़ना होता है नॉमिनेशन के लिए, तीनों मेन पार्टियों के पंजाबी कैंडिडेट ही होते हैं। मतलब जो वोट बैंक वाली बात होगी ना डॉक्टर साहब। इट इज 100%, डेमोक्रेसी
के ऊपर जिस दिन बात करेंगे उस दिन ये भी बात जी, करेंगे कि जी। जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, वहां पर देखिए क्या बुरा हाल है। डॉक्टर साहब, आपसे तो हम कमिटमेंट ले रहे हैं, ये तो आज पहला एपिसोड है, आपके तो संस्मरण और आपके एक्सपीरियंस तो हमने वैसे ही रिकॉर्ड करने और शेयर करने हैं। नहीं, चलिए क्योंकि आप बुक तो लिखने से रहे। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैं बड़ा रिक्वेस्ट करती रहती हूँ डॉक्टर साहब को उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि आप किताबें लिखिए, हम लोगों को अपनी अपनी नई जनरेशन को कुछ देकर जाइए। तो वो हमेशा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लिख सकता, मैं बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ। तो हम उनसे बुलवाएंगे आप यहाँ पे ऑनलाइन आके। नहीं, लिखने में अब देखिए, जब मैं अखबार निकाली थी 1974 में, जी इंडिया डाइजेस्ट, जी देखिए उस वक्त तो कोई यहाँ पर स्वाय टेलीप्रिंटर के कोई खबर का और कोई साधन ही नहीं था। सिर्फ टेलीप्रिंटर में भी सिर्फ हेडिंग आया करते थे। अब जी उसको डेवलप करना, उसको लिखना, हाँ जी, फिर एडिटोरियल लिखने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये पर्सनली ये महसूस करता हूँ इंटरनली कि जो किताबें लिखी जाती हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती बाद में। ना तो मैं शेक्सपियर हूँ ना जी, और ना मैं आजकल तो जवाहरलाल नेहरू की किताब की भी उस जमाने में कितनी बातें होती थी, आजकल उसकी बात करो तो आप एंटी नेशनल बन जाते हैं। सो इसलिए किताबों का ये हाल है। किताबों का हाल एक्चुअली अब बुरा हुआ है ना डॉक्टर साहब। पहले तो किताबें ही सबसे अच्छी दोस्त होती थी, अब हम लोग पढ़ने से बचने लग गए हैं। अब ये भी है, और हमें सुनने की ज्यादा आदत हो गई है। हमें लगता है मतलब इसे कहते हैं शायद इजी गोइंग लाइफ, नहीं तो किताब ही तो समाज का आईना होती थी एक दौर में। इजी गोइंग नहीं है। देखिए, जो जिस चीज को आप देखते हैं सुनते हैं ना, है, वो ज्यादा आपके दिमाग में बैठ सकती है। जिसको आपने पढ़ के 4 दिन में किताब खत्म करनी है, फिर उसका जी विश्लेषण करना है, फिर उसके बारे में सोचना है, वो अलग बात है। यहाँ जी पर आप अ, 2 चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं, एक आप देख रहे हो, एक जी आप सुन रहे हो। सो जी 2 चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो दैट लीव्स ए बिग इम्पैक्ट, इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। बिल्कुल, आई एग्री। डॉक्टर साहब, ये एक और सवाल अंजनी कुमार झा जी ने पूछा है, ये मैंने आपको शो किया। सर, हाउ डू यू फोर्सेज इंडो यूएस रिलेशन इन चेंज पॉलिटिकल सेटअप? मेरा ख्याल है कि देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना इज वेरी क्लियर इन अमेरिकन पॉलिटिशियंस, इज वेरी क्लियर इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। सो हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि दे डू रियलाइज कि पाकिस्तान इज नॉट अ फोर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। द ओनली फोर्स इज देयर इफ एट ऑल। हाँ, आजकल चलिए इकोनॉमिकली हालात बहुत खराब है हिंदुस्तान के भी, दे आर आल्सो एट द बैंकरप्सी जी लेवल पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक इकोनॉमी है। फिर भी वहां पर 130 मिलियन लोग हैं जी, सॉरी 130 करोड़ लोग हैं, 1300 मिलियन। तो जो एक मार्केट होती है ना, जो कैपिटलिस्ट है, अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उनके दिमाग में मार्केट है। वो चाइना की मार्केट खो चुके हैं 140 करोड़ की। चाइना की मार्केट वो अब काफी खो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मार्केट जो है वो उनके लिए अभी पूरी है। तो इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस 2 तरीके से अच्छे रखेंगे, एक मिलिटरली लेवल पर भी अच्छे रखेंगे और एक इकोनॉमिक लेवल पर भी अच्छे रखेंगे, क्योंकि जब वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहां से पैसा बनाएंगे भी। अब जब 100% बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रियों में 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100%। तो जब आप 100% इन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसा कमा के ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई टू लीव दैट कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी इसी पे उनका चाइना और पाकिस्तान और रशिया के नजरिए से क्या रहेगा डॉक्टर साहब? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो कोशिश करेंगे कि फ्रेंडली रिलेशन रहे। जैसे कि प्रेसिडेंट के वहां पर कोई एम्बेसडर नहीं है पाकिस्तान में, वो एक एम्बेसडर जरूर नियुक्त करेंगे, देयर इज नो इफ एंड बट। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। और कम से कम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में 3 पाकिस्तानी मूल की और 1 कश्मीर मूल की काफी बड़ी पोस्टों के ऊपर उन्होंने उनकी नियुक्ति की है। हाँ जी, अच्छा, तो वो इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन उतने खराब रिलेशन नहीं रहेंगे जिस तरीके से वो ओपनली बोलता था ना। ये डिप्लोमेट है, इसको 40 44 45 साल हो गए, 8 साल तो वाइस प्रेसिडेंट ये रहा है। सो ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया में किस तरीके से डिप्लोमेटिकली बात करनी है। जहां तक रशिया और चाइना का ताल्लुक है, आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल बी मोर स्ट्रिक्ट, दे विल बी मोर
जो है एंटी चाइना एंड एंटी रशिया देन ट्रम्प वाज, क्योंकि इनको ये लगता है डेमोक्रेट्स को कि हमारा पिछला इलेक्शन भी रशिया ने हरवाया, इस इलेक्शन में भी उसने कोशिश की, बात नहीं बनी क्योंकि लोग जो थे वो उमड़ के बाहर आ गए ड्यू टू दी फुलिशनेस ऑफ ट्रम्प। नहीं तो ट्रम्प को कोई हरा नहीं सकता था। आई थिंक कोविड इज अनदर फैक्टर विच मेड ट्रम्प टू लूज द इलेक्शन। सो देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स, लेकिन इनके साथ रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रहेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अच्छे एंड नॉर्मल। और रशिया और चाइना के साथ रिलेशन जो है वो तनाव वाले रहेंगे, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अभी फेब में फैटफ की भी मीटिंग होनी है डॉक्टर साहब, तो इसमें अमेरिका कितना एक सपोर्ट कर पाएगा पाकिस्तान को, वो करेंगे या नहीं? देखिए फैटफ में वो ग्रे एरिया में चाहे रहे, वो कभी भी ब्लैक एरिया में नहीं जाएगा, नेवर जी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? ये वो भी जानते हैं, वो ईरान की तरह उसको ब्लैक एरिया में नहीं डालेंगे, रखें चाहे ग्रे एरिया में रखें, दैट डजंट मीन एनीथिंग। क्योंकि वो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है जी, उसको ये समझ आ गई है कि कानून लागू करो ना करो, पार्लियामेंट में पास कर दो, 3-4 आदमियों को उठा के जेल में कर दो जी, हफीज जैसे आदमियों को, दूसरे आदमियों को जेल में कर दो, लखवी जैसों को, और उनको दमाद की तरह अंदर रखो। और जब वो बाहर निकले तो उनको बढ़िया सी कारें आगे पीछे होनी चाहिए, वो शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। सो ये उनको तरीका आ गया कि दिखाने के लिए कानून भी बना दो, उनको अंदर भी कर दो, लेकिन लुक आफ्टर उनकी पूरी करो। तो वो उनके लिए जो ये डिसीजंस आते हैं वो कौन से सुप्रीम कोर्ट से आते हैं डॉक्टर साहब? वो तो हाई कोर्ट से आते हैं ना, हाई कोर्ट से तो दुनिया को दिखाने के लिए आगे, एक्चुअल में पाकिस्तान में वो कहाँ क्या कर रहे हैं किसको पता है? वहां कौन सा इस तरह का मीडिया है कि उनको फॉलो करता है, क्योंकि वो तो उन्हें मिलिटेंट मानते ही नहीं, तो वो उनके लिए कवरेज भी नहीं देते। मैं कानून की बात कर रहा था कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में कानून बना दिए जी, हम ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बंद करते हैं, ये करते हैं, वो सारा दिखावा है, वो दिखावा है फैटफ के लिए। तो ठीक है, फैटफ अंडरस्टैंड करता है, मुझे तो लगता है अगली बार वो ग्रे से बाहर भी कर देंगे। तो फिर वो अंडरस्टैंड कहाँ किया डॉक्टर साहब, वो तो फेवर ले गए इस चीज को। ये हमारी सोच है ना, देखिए हम सोचते हैं, ये हम सोचते हैं कि दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट। पाकिस्तान इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को बना देकर दे हैव लॉस्ट ओवर, कुछ फिगर्स कहती हैं 7 लाख, कुछ फिगर्स कहती हैं 2 लाख। उनके लोग भी तो मरे हैं ना, उनके स्कूल के बच्चे भी मरे हैं। सो दे हैव सफर्ड अ लॉट, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अकल नहीं, उनको समझ नहीं आ रही कि अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने चाहिए अगेंस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान पे तो कई शो होस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि वहां सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, और वहां पे कुछ भी उनके तो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो वो भी भारत के नाम आता है, उनके पॉलिटिशियंस के बाइक में करंट भी आता है वो भी भारत के नाम आता है। तो उनपे तो खैर हम किसी और शो में जरूर बात करेंगे। अंजनी कुमार झा जी ने एक और क्यूरियोसिटी के हिसाब से लिखा है डॉक्टर साहब, ये आपके इंटरेस्ट का भी है क्योंकि आप कनाडा में रह रहे हैं और आप भुक्तभोगी भी हैं इस चीज के, तो आपसे बेहतर इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? देखिए पीसफुल नेशन तो सारे अपने आप को कहते हैं, अमेरिका भी कहता है मैं बहुत बड़ा पीसफुल हूँ, सबसे ज्यादा लड़ाइयां अमेरिका ने की हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जी। उसने सबसे पहले कोरिया में इंटरफियर किया, फिर उसने वियतनाम में इंटरफियर किया, फिर उसके बाद दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर में इंटरफियर किया, फिर अफगानिस्तान में, फिर इराक में, फिर मिडल ईस्ट में। तो वो भी अपने आप को यही कहता है कि हम बहुत पीसफुल कंट्री हैं। जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय खालिस्तानी मूवमेंट के जो इम्प्रेस्ड लोग हैं उनसे, इसलिए उनका हिंदुस्तान। और दूसरा, जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मुझे इंसल्ट किया गया था इंडिया में व्हेन ही वेंट टू इंडिया, सो ही फील्स कि आई हैव नो ब्रदरली रिलेशन विद इंडिया, इट डजंट केयर, ही डजंट केयर। सो इसलिए इस वक्त जब तक जस्टिन ट्रूडो है उनका एंटी इंडिया का जो रवैया है वो जारी रहेगा, उसको हम। डॉक्टर साहब जो भारत में जो वो 7 दिन का उनका ट्रिप रहा था और जिस तरह से पॉलिटिकल लेवल पे पीएम ने और उनको ट्रीट किया था, उससे पहले जो उनका गेस्चर था वो तो उसका रिवर्ट था ना डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं। आप जब एक ब्लैक लिस्टेड उनको अपने गेस्ट के रूप में लेके आएंगे और वहां से जो मूवमेंट आपसे ही मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, वो बच्चा है, देखिए वो बच्चा था, अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना था, उसको पता ही नहीं था उसके ग्रुप में कौन जा रहा है। ये देखिए, ये
बैकग्राउंड तो उसकी सियासत की रही है ना डॉक्टर साहब, वो बच्चा जरूर था। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? कनेडियन एम्बेसी, हिंदुस्तान के कनेडियन एम्बेसी की। उन्होंने उसको वीजा क्यों दिया? जी। They should have known कि he is anti-Indian man. Why did they give the visa? यहाँ से वीजा लेके जाना था। मुझे 50 बार ऑफर हुआ कि लो जी आप प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आप भी चलिए 4 दिन के लिए, $6,000 दे दीजिए। मेरा दिमाग पागल है, मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं 3,000 की बिजनेस क्लास की टिकट खर्च करके 3,000 वहां आराम से खर्च करके आ सकता हूँ, सबको जिसको चाहूँ मिल सकता हूँ। मिलने में क्या है? आपका एक 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 सोर्स होना चाहिए। अब मेरा सोर्स जो है हिंदुस्तान में मन्नू चौधरी है, जिससे मैं चाहूँ वहां जाके मिल लूँ। तो मुझे आपका आयरलैंड में भी सोर्स है डॉक्टर साहब, क्या कैसे कर सकते हैं? आपका तो दुनिया भर में सोर्स है। नहीं आप नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पिछले 20 साल में हर बार इनविटेशन आता था कि जी वो जी। जा रहे हैं, चलिए आप भी चलिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये या तो पैसे आप दो, टिकट भी हमारी खर्च करो। नहीं, वो जी। $6,000 वो दो आप हमें, वहां के होटल का खर्चा, ये एयर का सारा खर्चा जो है वो 6,000 में होगा। तो डॉक्टर साहब इस पे तो आप बताइए, फिर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री तो जर्नलिस्टों को फ्री में लेके जाते हैं। वो आप तो इसलिए कि वो उन्होंने पाल रखे। जी। जब आप पाल रखते हो, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि आप जब कोई पालतू हो जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सब पालतू है। लेकिन वो आज से थोड़ी ना डॉक्टर साहब, जब हम आजाद हुए, हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी तक, इवन नरेंद्र मोदी पर तो खैर ये एलिगेशन लगते रहते हैं कि उन्होंने तो पिछले 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। तो मुझे लगता है वो तो जर्नलिस्ट ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, आई डोंट नो, बट पुराने प्रधानमंत्री तो सभी ले जाते रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि उनके बारे में ठीक लिखते रहे। उनके दिमाग में एक बात आ चुकी हुई थी। तब तो मीडिया जो था ना वो सिर्फ रिटन मीडिया था ना, न्यूज़पेपर मीडिया होता था और कुछ होता ही नहीं था। तो दिल्ली दूरदर्शन जब बना, उसके बाद वो तो वैसे ही जो भी गवर्नमेंट थी उसके पिट्ठू होते थे, तो उनकी जो बात ही छोड़ी है। वो तो उसको तो मैं मीडिया ही नहीं मानता, दूरदर्शन को मैं मीडिया नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो भी गवर्नमेंट आएगी। जी बिल्कुल, वो तो है ही सरकारी चैनल ना डॉक्टर साहब, तो वो तो ऑफकोर्स जो सरकार बोलेगी उसको तो वही बोलना होगा। तो इसलिए ये चलता रहता है। जहां तक कनाडा का ताल्लुक है, कनाडा इज नॉट गोइंग टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। तो कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? वो तो भारत से परमिशन लेके नहीं बनाया गया था ना? नहीं, उन्हीं के बारे में परमिशन लेके तो कोई भी नहीं बनाया जाता। डेमोक्रेसी है इनकी अपने, जो एमपी बन गया जी, उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज है कि वो किसको मिनिस्टर बनाए किसको ना बनाए। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि उनके जो 4 मिनिस्टर थे उसमें से एक नवदीप बैज ने रिजाइन कर दिया। उसके पीछे भी बहुत बड़ा आरसीएमपी इंक्वायरियां चल रही हैं कि उसने क्या क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो बाकी के 3-4 मिनिस्टर्स हैं और जो 18 एमपीज हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज आर प्रो खालिस्तानी। जी। तो वो इम्प्रेशन जो है वो ट्रूडो साहब के ऊपर पड़ा हुआ है। वो 2023 में इलेक्शन भी है ना आपके वहां, तो वो चाहे फार्मर्स मूवमेंट हो, हाँ जी, वो चाहे अब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खालिस्तान का इशू जो है वो डिस्कस होना चाहिए। ये आपके खालिस्तान पे एक और सवाल आ ही गया डॉक्टर साहब। मैं सोच रही थी इस पे किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। झा साहब लिखते हैं, तब तो मान ले कि कनाडा के सहयोग से जो भारतीय तथाकथित किसान नेता उत्साहित हो रहे हैं वे खालिस्तान के प्रति प्रेम रखते हैं या नरमी दिखाते हैं? क्या ऐसा करके वे अपने राजनीतिक भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? देखिए बेसिकली क्या है, आपने फार्मर्स की इस वक्त बात की है जो वहां पर बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जो फार्मर्स के इस वक्त 40-45 आगू हैं, जी, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद खालिस्तान, जी, मेजॉरिटी ऑफ देम। लेकिन खालिस्तान एक ऐसी मूवमेंट है, वो हर एक के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाके जब काम करते हैं, जब बड़े बड़े उन्होंने वहां पर तंबू लगा दिए, बड़े बड़े उनको वहाँ डॉक्टर्स पहुंचा दिए, जी, वहां पर उनके रहने सहने में हेल्प कर दी, तो वो इम्प्रेशन वहां पर आ जाता है। और जब देखिए आप डॉक्टर साहब, आप तो ये जानती हैं कि शोर डालने के लिए 1% लोग चाहिए। जी बिल्कुल। यू डोंट नीड 90%, तो लोग वैसे ही केयर नहीं करते। ऑल यू नीड इज 1%।
जी। तो वो वहां पर इम्प्रेशन जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो जो मूवमेंट है वो टोटल खालिस्तान के हाथ में। आई डोंट एग्री। हम्म। मैं ये कुछ समझता परसेंट हो सकता है ना डॉक्टर साहब, कुछ परसेंट तो थोड़ा बहुत तो मिली भगत हो ही सकती है श्योर कि हो नहीं? सकती है, लेकिन वो जो आगू है ना, उनके बीच नहीं, लोगों के बीच में हो सकती है, क्योंकि वहां हाँ, पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लोगों के बीच हो सकती है सिर्फ। डेफिनेटली डेफिनेटली वो कोशिश भी उनकी यही है कि ये मूवमेंट जो है फेल हो जाए। हालांकि वो उसमें कोशिश लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनकी जो खालिस्तानियों की कोशिश है वो ये है कि ये मूवमेंट फेल हो जाए, ताकि हम ये कह सके कि देखिए आप लोगों की कोई केयर नहीं कर सकता स्वयं हमारे। डॉक्टर साहब, हम वापस अमेरिका में आते हैं, क्योंकि किसान मूवमेंट की भी बात चल गई है। आज ही मैंने सुबह पढ़ा, आपने भी जरूर पढ़ा होगा, कि अमेरिका में सबसे रिचेस्ट किसान कौन है? वो तो बिल गेट्स निकल के आए हैं। तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बिल गेट्स तो हर जगह पे ही नंबर वन है, तो खेती में कैसे वो रुक जाते? बिल गेट्स जो है वो तो अब हो गया चौथे नंबर पर। जी। हाँ जी, अब तो टेस्ला कार का जो वो बन गया नंबर वन। बेजोस साहब हो गए सेकंड पे नंबर। आ गए डॉक्टर साहब, टेस्ला फिर से सेकंड पे आ गया। वो भारत में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता हो? नहीं, वो ये शेयर मार्केट के मुताबिक होता है ना, आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो जी जी। एक दिन बेजो बन गया, एक दिन वो बन गया। हाँ जी। जी जी। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन हम्म। जो देखिए जिसके पास 100 बिलियन है या 200 बिलियन है, व्हाट डज मेक डिफरेंस। मैं तो कहता हूँ 1 मिलियन सबको सबको 1-1 मिलियन मिल जाए तो कम से कम दुनिया आराम से रह ले। हाँ जी। सही बात है डॉक्टर साहब। लेकिन एक हमारे सुनने वालों को बता दें कि जितना खर्चा $680 बिलियन खर्चा कर दिया है अमेरिका डिफेंस के ऊपर। अब 683 बिलियन उन्होंने पास किया। जी। हाँ, ये खर्चा करते हैं और बाकी के सारे कंट्रीज के खर्चे मिलाकर इट कम्स टू अबाउट 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स। वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर अगर लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो एक फिगर कहती है कि एक आदमी भी गरीब नहीं रहेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी नहीं है डॉक्टर साहब इतनी तो अभी तक। यूरोप यूरोप की अर्थव्यवस्था भी नहीं है, पूरे यूरोप की काउंट कर ले तो। नहीं, उनकी उनकी है जर्मनी की जो है वो तीन तीन जर्मनी, ट्रिलियन फ्रांस। के करीब है। फ्रांस की है, इटली की है, इंग्लैंड की है। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर हैं ये 4 कंट्री जिनकी इकोनॉमी जो है वो 3-4 ट्रिलियन के बीच में। डॉक्टर साहब, अभी का जो इलेक्शन हुआ है, ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, इसमें ब्लैक लाइफ मैटर्स का स्लोगन बहुत जबरदस्त चला था, तो इसने कितना इम्पैक्ट किया डॉक्टर साहब? बहुत। ब्लैक लाइव्स मैटर ने उन लोगों को एंथ्यूज्ड कर दिया जाके वोट डालने के लिए। ब्लैक्स सिर्फ 40% वोट डाला करते थे। इस पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस पर 70-80% लोगों ने ब्लैक्स ने वोट डाली है। जो जॉर्जिया की सीट जीते हैं वो। जी। जॉर्जिया एक स्टेट है, बता दें अपने सुनने वालों को, 50 स्टेटों में एक स्टेट है जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल है अटलांटा जॉर्जिया। आपने सुना होगा अटलांटा। तो वो वहां पर दो जो सेनेटर्स बने हैं, वो 2 सेनेटर्स बने ही ब्लैक वोटों की वजह से। ब्लैक वोटर्स बाहर निकला एंथुजियास्टिकली, और उन्होंने जोर डाला औरों को भी आओ वोट डालो, नहीं तो वो 2 सीटें कभी भी जीती नहीं जा सकती। वो 2 सीटें ना भी आती डॉक्टर साहब, फिर भी झुकाव तो जैसे नजर आ ही गया था एक तरह से इलेक्शन का। एक चीज और, क्योंकि देखिए अमेरिका इलेक्शन ने नहीं, वो बहुत। 2 सेनेट की बातें हो रही है डॉक्टर साहब, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जी अब सेनेट जो है वो कंट्रोल्ड है डेमोक्रेट्स। जी। पहले पहले बाइडेन को अपने जो इन्होंने मिनिस्टर नियुक्त किया है ना, उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है सेनेट से। जी। आधों को अप्रूवल नहीं मिलनी थी अगर वो 52 हो जाते तो। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस इलेक्शन ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेटअप का भी चीज रहा हो। एक चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, दुनिया भर में मुल्क ये चीज करते हैं, हम अपने देश में भी करते ही हैं। खैर, आज हम भारत की बात नहीं करेंगे, आज हम अमेरिका की ही बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से ट्रंप के बयान आए और उनके समर्थक इस चीज से मतलब अग्रेसिव हुए, तो उसमें फेसबुक, ट्विटर, सभी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया।
तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्या उनका ये एक्शन लेना सही था, या वो न्यूट्रल थे, या वो भी बायस थे? देखिए, बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोशल मीडिया की, ये सारी इम्प्रेस्ड हैं विद द पॉपुलेशन। उनके अपने कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। दे डिड रियलाइज कि अगर अब देखिए, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ दिया, वो फेसबुक का हिस्सा है। बहुत लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ दिया, कोई और एक दो संस्था है उसमें चले गए, कोई एड्रिल है, पता नहीं क्या है, उसमें चले गए। ये जो खतरा है, ये खतरा उनको हमेशा रहता है, क्योंकि उनके पैसे जितने उनके उनके फॉलोअर्स हैं उसी तरीके से हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इस वक्त ट्रंप को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि कल को हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमें छोड़ दें। क्योंकि उनको लगा कि ट्रंप के जो चाहने वाले हैं उसमें से अगर 10% भी छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेमोक्रेट्स के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, छोड़ दिया, तो हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल मूव है, उनकी अपने बिजनेस मूव है, मैं ये कहूँगा। वैसे ट्रंप को तो बैन कब से कर देना चाहिए था। जिस किस्म की सोसाइटी को वो डिवाइड करता है, लड़वाता है लोगों को, हाँ जी, वो तो कब से ही शुड हैव बीन बैन्ड ए लॉन्ग टाइम। तो डॉक्टर साहब, इसी वाली बात पे अगर हम आते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है कि जो डिवाइड वाला वर्ड आता है, जबकि समाज को जब हम बांटने की बात करते हैं और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को हम इस चीज के लिए यूज करते हैं, तो सभी सोशल मीडिया पर मुझे लगता है नॉर्मल फॉलोअर्स की बजाय रेडिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, जो अपना कम्युनिकेशन को भी यूज करते हैं, मास लेवल पे लोगों को भी कनेक्ट करते हैं। तो इस पे सोशल मीडिया एग्रेसिव क्यों नहीं होता है? क्या उनको नहीं पता कि ये क्या चल रहा है? नहीं, पिछले देखिए, पहले जब इन्होंने शुरू किया था, जब फेसबुक फॉर एग्जांपल शुरू हुई थी, पता ही नहीं था जुकरबर्ग को कि इतने लोग जो हैं वो ज्वाइन कर देंगे। ही नेवर थॉट अबाउट कि द कंपनी विल बिकम सो बिग। वो इमेजिनेशन ही नहीं थी इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। वो जब बड़ी कंपनी बन गई तो उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा। अब उन्होंने आदमी, आप देखिए ना, अगर आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस बीच में से निकालने हैं तो उसको कोई पढ़ेगा तो निकालेगा ना, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए ना। तो तब तो मैन पावर थी नहीं। अब उन्होंने अराउंड 50,000 आदमी सिर्फ इस चीज के लिए हायर किए हुए हैं, टू लुक इनटू द कंटेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो यानी आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं कि वो न्यूट्रल, they have removed a lot। मैं तो खैर देख नहीं सकता किसी की गर्दन काटती हुई, लेकिन आईसिस जब थी तो वो बकायदा किस तरीके से गर्दन काटते थे उसको, मुझे लोग कहते थे देखिए जी ये पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी। जी, उनको हटाने में कितने साल लगे उनको। हाउ कैन यू शो ऑन फेसबुक, हाँ जी, एक आदमी गंडवे से गर्दन काट रहा है, हाउ कैन यू? लेकिन इवन जीव को भी नहीं देख सकते डॉक्टर साहब, जीव को भी नहीं देख सकते हैं। मतलब किसी को किल करना कोई मजाक थोड़ी ना है। आप जिंदगी छीन रहे हैं, आप दे नहीं सकते तो आपको छीनने का किसने दिया? खैर, ये चीजें तो चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनली जो बाइडेन का जो नजरिया रहेगा, जैसे अभी तालिबान से भी वो अपने सोल्जर्स को वापिस बुला रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो एक चेंज हुआ है कि डोभाल साहब अफगानिस्तान गए थे, उससे पहले भारतीय पॉलिटिशियंस और भारतीय सरकार मिडल ईस्ट में काफी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आई है सामने। तो इन सब सिनेरियो को अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करके आप किस तरह से देखते हैं? शुक्र करो अमेरिका ने अपनी जान बचाई है। वो तो अपनी जान बचा के आया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। वहां का जो ट्राइबल सिस्टम है, उस सिस्टम में कभी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, और वहां से तालिबान को निकाला ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक अच्छी बात ये हुई है कि अब अफगानिस्तान के तालिबान है। पहले तालिबान जो थे वो बाहर के कंट्रियों के वहां बीच में घुसे हुए थे, अब अफगानिस्तानी तालिबान है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। राज तो उन्होंने ही करना है, 2 साल के बाद करें, 4 साल के बाद करें। अमेरिका के सोल्जर्स वहां पर मरने से बचाया उन्होंने, और अपने इक्विपमेंट को वहां से निकालना था, जो कि बड़ा प्रेशियस इक्विपमेंट थे, वो निकालना था, वो उन्होंने निकाल लिया। अब उनके 2500 सोल्जर है, वो भी वापस आ जाएंगे। सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जान बचाई है उन्होंने। उनका वहां पर जाना गलत था,
क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान क्या चीज है। ये इसमें उनको अकल होनी चाहिए थी, उनके जो वहां पर ये पेंटागन वाले हैं उनको पता होना चाहिए था कि वी कैन नेवर विन वार इन अफगानिस्तान। हु हैज वन द वार इन अफगानिस्तान हिस्ट्री में? ये आज सिख कहते हैं जी हमारा आदमी वहां पर जाकर वो सिर्फ झंडा लहरा के वापस आ गया। उन्होंने कहा क्या जरूरत है लड़ने की, इसको जाने दो, फौजियां लेके उसने काबुल पर झंडा लहराया, वापस आ गया। दैट डजंट मीन यू हैव रूल्ड अफगानिस्तान। और डॉक्टर साहब जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, खैर बार बार इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज इसी बात को हवा दी जा रही है, हालांकि मैं भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि सभी बोलते हैं, मतलब आजकल तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस अफगानिस्तान में आए और पीस मूवमेंट को सपोर्ट करे। क्या ऐसा पॉसिबल है डॉक्टर साहब, और क्या करना चाहिए? बिल्कुल इम्पॉसिबल, देयर इज नो वे। एंड इफ इंडियन फोर्सेस विल गो देयर दे विल बी स्लॉटर्ड। इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दूसरी है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो श्रीलंका में हाल हुआ था ना, उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडियन। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की बेवकूफी थी जो उन्होंने वहां पर $2-3 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। दिस वाज फुलिशनेस। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय प्योर तालिबान्स। वो 2 साल में हो जाए। देखिए जिस दिन वहां पर अमेरिकन फौजें पूरी और 2 महीने में बाहर निकल जाएंगी ना, विद इन 2 years, आप मेरी बात नोट कर लो, तालिबान विल बी रूलिंग। तो वो तो ऐसा नहीं लगता कि पड़ोस में ही रह के एक और खतरा तैयार हो रहा है डॉक्टर साहब भारत के लिए? नहीं, वो इसलिए कि वो पहले तो उनकी अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस वक्त जो दुनिया है ना, वो जो कंट्रीज आजाद हो रहे हैं, उनको सबसे पहले ये होता है कि लोग हमारे अगेंस्ट ना खड़े हो जाए। उनकी सोच है जो मर्जी हो, वो शरिया लॉ लागू करेंगे, सख्ती से लागू करेंगे, बट दे हैव टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, व्हिच विल टेक देम 5 to 10 years। बाकी जहां तक मैं ये कह सकता हूँ, जो मुस्लिम रजीम है जी, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जैसे टर्की है, पाकिस्तान है जी, मलेशिया भी अब उस तरफ जा रहा है, ऐसे जो कंट्रीज है वो हमेशा एंटी इंडियन ही रहेंगे। लेकिन जो भारत के अंदर है डॉक्टर साहब, जो भारत के अंदर है, देखिए जो अंदर है वो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम अपने आप को इंडियन समझते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट लीव, दे कांट गो एनीवेयर, दे हैव टू लिव। वो समझते नहीं, वो मानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विचारों में बदलाव कैसे डॉक्टर साहब? नहीं, एक्सट्रीमिज्म तो हर जगह पे होता है। खालिस्तान का एक्सट्रीमिज्म वहां नहीं, ईरान में मारा है, भारत में हो रहा होता है। नहीं तो क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आज भी फ्रीडम की मूवमेंट नहीं है? क्या आज भी तमिलनाडु वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए? ये मूवमेंट, ये थॉट्स हैं, ये मूवमेंटें चलती रहती हैं, और बीजेपी वाले ओवैसी जैसे को अपना देते रहते हैं और पैदा कर देते हैं। वो एक खुम्ब यहाँ निकली है, वो कहते हैं नहीं वहां भी बीजो, यहाँ भी खुम्ब निकले जी, वो ओवैसी जैसे वो खड़ा कर देते हैं। तो ये डिवाइड रूल एंड डिवाइड जो है ना, डिवाइड एंड रूल वाली बात जो है, ये कंटिन्यू रहनी है वहां पर भी और यहाँ पर भी। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा। यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से यू आर लुकिंग ग्रेट। जितना कॉन्फिडेंस आपको है उतना कॉन्फिडेंस तो हमें 50 साल में नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? You have a great confidence. You are going to succeed a lot in future. Lakhs and lakhs of people will follow you in the coming time and continue the same good work, sincerity, honesty जो आप में है ना, वो बहुत कम जर्नलिस्टों में होती है। अब मैं क्या कहूँ डॉक्टर साहब, इतनी तारीफ के बाद तो मेरे शब्द ही गुम हो गए, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आज का हमारा एपिसोड जो फोकस रहा वो रहा अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो आएंगे उनका हमारे प्रति और हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रति क्या रवैया रहेगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे को शाम 8:30 बजे आप सेम टाइम में लॉग इन कीजिएगा। डॉक्टर शारदा हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे कि भारत सरकार को किस तरह से इस पे वर्कआउट करना चाहिए और उसको एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद एक और खास चीज के लिए मैं आपको अपडेट कर दूं पहले से ही, बहुत जल्द हो सकता है अगले हफ्ते अगर डॉक्टर शारदा हमें वक्त दे पाए तो हम अपना एक नया शो स्टार्ट करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी तक हर एक प्रधानमंत्री को एक शो में हम डिस्कस करेंगे और डॉक्टर शारदा को जितना एक्सपीरियंस है हर प्रधानमंत्री के बैकग्राउंड के साथ साथ
क्या उन्होंने देश हित में काम किए और क्या उनके किए हुए काम देश हित के फेवर में नहीं रहे। इन पर खुलकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में। और आज के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ जी, और बड़ी खुशी हुई आपके साथ बातचीत करके और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो हमारे शो में हमारा साथ देते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश एवरीवन द बेस्ट। और अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अभी ये लाइव होने के बाद जब हम इसको YouTube पे भी डालेंगे तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी रीच दूर तक जाए, क्योंकि हम जिन मुद्दों पर बात करते हैं या करेंगे वो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेंगे और उसमें वर्ल्ड वाइड हमारे गेस्ट काउंट होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। न केवल भारत से ही, भारत से बाहर भी विदेशों में भारतीय जिस तरह से तिरंगा लहराते हैं, डॉक्टर शारदा वन ऑफ देम, उनके ऊपर तो एक सीरीज की जा सकती है और मैं कोशिश करूंगी कि उनको कहती रहूं बार बार कि वो वक्त दे और हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसा समंदर है, उनसे 4 शब्द पूछो तो 1000 निकल के आ सकते हैं। बस टाइम की लिमिट होती है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन हम रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम जी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रणवीर शारदा जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े थे। और डॉक्टर शारदा का एक और अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखना चाहें तो कनाडा से टैग टीवी लाइव आता है, आप यूट्यूब पे उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डॉक्टर ताहिर असलम गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा उस चैनल से लाइव होते हैं और उनके प्रोग्राम का नाम है ब्रेन ब्रस्ट विद डॉक्टर शारदा। हर फ्राइडे वो लाइव आते हैं और लाइव सेशन चलता है, व्यूवर्स के क्वेश्चंस भी लेते हैं। और डॉक्टर ताहिर असलम गोरा पाकिस्तान से हैं लेकिन वो कैनेडियन सिटीजन हैं। और टैग टीवी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स करता है, न केवल एनालाइज करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उसके साथ साथ वो अपना न्यूज भी देते हैं और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप टैग टीवी भी देखिएगा और यूट्यूब पे आपकी दोस्त मनु का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और ज्यादा, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे लाइव ना भी आ सके, हम यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइव कनेक्ट करेंगे। तो आप बने रहिए। और आज का आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सवाल पूछे, जिनके सवाल पूछने से रह गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम लिमिट के साथ उसी मुद्दे पर सवाल जवाब करते रहें ताकि हम उनको डायरेक्ट अपने गेस्ट से पूछते रहें। चलिए अब मुझे भी दीजिए इजाजत और वेडनेसडे को फिर से शाम को मिलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोग बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट रहेगा और डॉक्टर रणवीर शारदा ही हमारे गेस्ट रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।